कि गौतम से मैं तलाक ले लूं तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आपको अपना वो कीमती नेकलेस बेचकर फौरन डैड को डिस्चार्ज करवाना होगा। गीता ने मन ही मन कहा, अरे यार, ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लेकिन अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये गौतम से तलाक लेने की बात से मुकर जाएगी। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। चलो ठीक है, वैसे भी मेरे पास इतने सारे नेकलेस हैं, एक दे भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जो नेकलेस मेरे पास है वैसे भी काफी पुराना हो गया है और मैंने काफी बार पहन भी लिया है। जब मेरी दोस्त पूछेगी तो कह दूंगी कि मैंने उसे दान कर दिया। आखिर चैरिटी भी करना जरूरी है ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। गीता ने अपने मन को समझाने बुझाने के बाद अवनी से कहा, ठीक है अवनी, जैसा तू कह रही है वैसा ही होगा। लेकिन अब कम से कम गाड़ी की स्पीड तो कम कर। मुझे तेरे डैड से यहीं जमीन पर मिलना है, ना कि आसमान में जाकर। प्लीज थोड़ा आराम से गाड़ी ड्राइव कर। अवनी अपने होश में नहीं थी और वो एक्सेलरेटर दबाए जा रही थी, जिसकी वजह से स्पीड अब 100 से 120 हो चुकी थी। गीता ने मन ही मन कहा, इसको समझाना मेरे बस की बात ही नहीं है, जो करना है करे। यहां पर रिया को टेंट के अंदर जाते हुए देखकर सौरभ ने कहा, अरे आखिर ये चक्कर क्या है? लड़कियां इसके पीछे इतनी पागल क्यों हैं? एक निकलती है तो दूसरी चली जाती है। आखिर इस लड़के के अंदर ऐसा क्या करिश्मा है? नील, तू भी अपने अंदर ऐसी कोई चीज पैदा करना कि लड़कियां तेरी तरफ खुद ही खींची चली आए। यहां तो तेरे को कोई भी मुंह नहीं लगाती। नील ने सौरभ की बातों को इग्नोर किया और वो गुस्से से टेंट की ओर देखता रहा, क्योंकि रिया से वो प्यार करता था और आज वही उसके सामने गौतम के पास टेंट में जा रही थी। रिया रोती हुई गौतम के आगे आकर खड़ी हो गई। गौतम रिया को अपने आगे देखकर हैरान रह गया। रिया ने गौतम से कहा, गौतम देखो, मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम बहुत परेशानी में हो। एक तरफ अवनी, दीपशिखा और मैं। अवनी से तुम्हारा तलाक होगा नहीं होगा मैं नहीं जानती। मुझे पता है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन देखो मेरा प्यार भी झूठा नहीं है। ऐसा बोलते हुए रिया ने अपनी जेब से वो सफेद पत्थर निकाला जो गौतम की निशानी उसके पास इतने वक्त से पड़ी थी। उसने वो सफेद पत्थर गौतम के हाथों में थमाते हुए कहा, ये रही तुम्हारी अमानत जो इतने महीने से मेरे पास थी। मैं अब इसे अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मेरा इस पर कोई हक नहीं है। हम लोग बेशक अमीर हैं, लेकिन दीपशिखा से मेरा स्टेटस बहुत कम है। हम लोग बहुत कमजोर हैं, इसलिए अगर वो तुम्हारे पीछे है तो मैं नहीं आ सकती। मैं खुद ही पीछे हटने का फैसला करती हूँ। ऐसा बोलकर रिया रोते हुए टेंट से बाहर निकलकर वहां से चली गई। नील ने उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन सौरभ ने उसका हाथ पकड़कर इशारे से इनकार कर दिया। नील सौरभ के इशारे को समझकर गुस्से का घूंट पीकर वहीं खड़ा रहा। तभी दीपशिखा बढ़कर सौरभ की तरफ आई और पीछे पीछे गौतम भी टेंट से बाहर निकल आया। दीपशिखा ने सौरभ से कहा, ठीक है, मेरी गौतम से बात हो गई है और सिर्फ उसके लिए मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूं। वहीं गौतम को ढूंढता हुआ फिरोज भी लॉन में आ गया। उन सब लोगों की बातें सुनकर दीपशिखा ने सौरभ से कहा, मैं आपकी माली हालत से वाकिफ हूं। ठीक है, जिन प्लॉट्स की हमारे बीच ईमेल पर बातचीत हुई थी वो मैं आपको सिर्फ गौतम के लिए आधे दामों पर बेचने के लिए तैयार हूं। इसे मेरा नहीं, गौतम का एहसान समझिएगा, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। सौरभ टेढ़ी निगाहों से गौतम को घूरे जा रहा था। वहां पर खड़ा हर एक इंसान हैरान था कि आखिर गौतम ऐसा क्या चक्कर चला रहा है कि हर हसीना, और वो भी अमीर हसीना, उस पर फिदा हो जाती है और उस पर पैसे लुटाने को तैयार हो जाती है। सौरभ ने जब देखा कि ये डील क्रैक हो गई है, तब उसने दीपशिखा के आगे अपना सर झुकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच दीपशिखा मैडम कि आपने ऐसा किया। सौरभ जानता था कि अगर इस वक्त वो दीपशिखा के आगे गौतम को मक्खन नहीं लगाएगा तो ये डील कच्ची भी हो सकती है। इसलिए वो गौतम की ओर बढ़ा और उसने गौतम से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू गौतम, तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, और जो भी हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूं। सौरभ ने मन ही मन कहा, इस वक्त यही करना सही है। आखिरकार बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कोई नहीं बेटा, बदला तो मैं तेरे से जरूर लूंगा, लेकिन अभी इस वक्त दिखावा जरूरी नहीं है। फिरोज मलिक ने यह पूरी सिचुएशन देखकर मन ही मन कहा, आखिरकार ये गौतम जी चीज क्या है? मैं जो इन्हें समझता था, मुझे तो लगता है ये उससे भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं।
लेकिन खैर, मुझे क्या लेना देना। मैं जब तक इनका शागिर्द बनकर इनसे चीजें सीख सकता हूं, क्यों ना सीखूं। बाकी इनका फैमिली मैटर यही जाने। जब इनको जरूरत होगी तो मैं हमेशा इनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन खुद गौतम जी के आगे झुकी है और इनका रवैया एकदम ठंडा है। कुछ समझ नहीं आया। बात कुछ अजीब तो है, दाल में कुछ काला लग तो रहा है। गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।